एक नया बादशाह, एक नया दौर। ये 336 कब्ल मसीह का साल था। मकदूनिया, जो कभी यूनानी शहरी रियासतों के ज़ेर साया एक पसमानदा इलाका हुआ करता था, अब अपनी ताकत के उरूज पर था। इस उरूज का मेमार बादशाह फिलिप दुवम था, जिसने एक मजबूत फौज, मुस्तहकम मईशत और वसी असर और रसूख वाली सल्तनत अपने 20 साला बेटे सिकंदर के सुपुर्द की। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी बेटी की शादी के पुरतकल्लुफ मौके पर फिलिप दुवम को इसके मुहाफिज ने कत्ल कर दिया। कातिल के मुहर्रिकात आज तक वाज़े नहीं हो सके, लेकिन इस एक वाक़ये ने तारीख का धारा बदल दिया। अचानक पैदा होने वाले इस खला ने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। मकदूनिया दुश्मनों से घिरा हुआ था। शुमाल में वहशी कबाइल सर उठाने के लिए तैयार थे। जुनूब में यूनानी शहरी रियासतें, खुसूसन एथेंस और थीबस, जो फिलिप की जबरी इताअत कबूल करने पर मजबूर हो गई थीं, अब मौके पाकर आज़ादी का नारा बुलंद कर सकती थीं। खुद मकदूनिया के अंदर भी तख्त के कई दावेदार मौजूद थे, जो फिलिप की बेवा ओलिम्पेस और उसके नौजवान बेटे सिकंदर के लिए खतरा बन सकते थे। ये वो नाजुक तरीन मौका था जब सिकंदर ने अपनी क़यादत, ज़हानत और बेबाकी का पहला सबूत दिया। अरस्तु के ज़ेर साया पलने वाला ये नौजवान अब सिर्फ एक फ़लसफ़ी नहीं रहा था, वो एक ऐसा बादशाह बनकर उभरा जिसने फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और बिजली की रफ्तार से काम लिया। इसने सबसे पहले अपने वालिद के कातिलों को सज़ा दिलवाई, जो एक रिवायती और ज़रूरी इक़दाम था। लेकिन इससे भी बढ़कर इसने फौज में मौजूद बेइत्मीनानी को दूर किया और अपने वालिद के तजर्बाकार जर्नलों जैसे आंटीपीटर और पारमैन्यू की वफादारी हासिल की। इन बुजुर्ग जर्नलों के लिए इस 20 साला नौजवान को बादशाह माना आसान नहीं था, लेकिन सिकंदर की ज़हानत, फैसला साजी की सलाहियत और फिलिप की तरफ से दी गई बेहतरीन फौजी तरबियत ने उन्हें जल्द ही इसका मुतरिफ कर लिया। तख्त संभालते ही सिकंदर को 2 महाजों पर जंग का सामना था। शुमाल में डीनोब के पार कबाइल, खुसूसन तरबेली ने बगावत कर दी थी। किसी भी दूसरे बादशाह के लिए ये एक मुहिम न होता कि पहले शुमाल का रुख करे या जुनूब का, लेकिन सिकंदर ने चालाकी से काम लिया। वो जानता था कि अगर वो पहले जुनूब, यूनान का रुख करता है तो शुमाली कबाइल मजीद ताकत हासिल करके हमला आवर हो सकते हैं। इसलिए इसने तेजी से अपनी फौज को शुमाल की तरफ कूच किया। 335 कब्ल मसीह के मौसम बहार में इसने डीनोब दरिया को उबूर किया और तरबेली कबाइल को इस कदर जबरदस्त शिकस्त दी कि वो सदियों तक मकदूनिया पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सके। इस मुहिम में इसने न सिर्फ जंग में कमाल दिखाया, बल्कि सिफारतकारी से भी काम लिया। कई कबाइल को अपना हलीफ बना लिया और बाकियों को खौफजदा कर दिया। ये खबर जब यूनान पहुंची तो वहां के हालात मुख्तलिफ थे। एथेंस में मशहूर खतीब डिमोस्थेनीज, जो फिलिप का कट्टर दुश्मन था, अफवाह उड़ा रहा था कि सिकंदर शुमाल में मारा गया है। थीबस, जो मकदूनिया की ताकत से सबसे ज्यादा बेजार थी, ने बगावत कर दी और अपनी फौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दूसरी रियासतें भी देख रही थीं कि हुआ का रुख किधर है। सिकंदर ने शुमाली मुहिम मुकम्मल करते ही कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। वो अपनी फौज लेकर हैरत अंगेज रफ्तार से जुनूब की तरफ बढ़ा। जब वो थीबस की दीवारों के नीचे पहुंचा तो शहर वालों की आंखें फटी रह गईं। उन्हें यकीन था कि सिकंदर शुमाल में मसरूफ है या मर चुका है। सिकंदर ने थीबस वालों को हथियार डालने और इताअत कबूल करने का आखिरी मौका दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे यूनान के लिए एक सबक था। सिकंदर की फौज ने थीबस का मुहासरा कर लिया और इस शहर को जमीन बोस कर दिया। थीबस, जो यूनान की कदीम और बावकार रियासतों में से एक था, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। 30,000 से जायद अफराद को कत्ल कर दिया गया और बाकी को गुलाम बना लिया गया। सिर्फ पिंडर जैसे मशहूर शायर के घर और मंदिरों को छोड़ दिया गया। थीबस की ये तबाही सिकंदर की इंतहा पसंदी का मुंह बोलता सबूत थी। इसने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए ये साबित कर दिया कि वो किसी भी किस्म की बगावत को कुचलने के लिए तैयार है, चाहे इसकी कीमत कितनी ही भारी क्यों ना हो। यूनान की बाकी रियासतों पर खौफ की लर्जा तारी हो गई। अलिफ
सिकंदर ने एथेंस को मुआफ कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वो इसकी बालादस्ती तस्लीम करें और कॉन्थेन लीग में शामिल रहे। यहाँ ये बात अहम है कि सिकंदर ने थीबस को तबाह करने का फैसला क्यों किया। इसकी वजह महज इंतकाम नहीं थी। वो जानता था कि इसके सामने एक बहुत बड़ा हदफ है, सल्तनत फारिस। अगर वो यूनान को गैर मुस्तहकम छोड़कर मशरिक की तरफ जाता तो कोई भी यूनानी रियासत इसकी पीठ में छर्रा घोंप सकती थी, जैसा कि इसके वालिद फिलिप के साथ हमेशा खतरा रहता था। इसलिए इसने थीबस को नीस्त व नाबूद करके यूनान में दहशत की फिजा कायम कर दी। इस तरह अपने पीछे अमन और खामोशी को यकीनी बनाया। इसके बाद इसने कोरनथ में यूनानी रियासतों का एक इजलास बुलवाया, जहां उन्होंने इसे फारिस के खिलाफ मुहिम का सिपाहसालार मुंतखब किया। ये वही ओहदा था जो उनके वालिद फिलिप को हासिल था। तैयारियां और एशिया कोच की धमक। 336 से 334 कब्ल मसीह के दरमियान के 2 साल सिकंदर के लिए इंतहाई मसरूफ थे। शुमाली सरहदों को मजबूत करना, यूनान को जेर करना और उससे बढ़कर फारिस के खिलाफ अजीम अलशान मुहिम की तैयारी करना। ये तैयारी महज फौजी नहीं थी बल्कि इंतजामी, सिफारती और इक्तिसादी भी थी। सिकंदर ने अपने वालिद की बनाई हुई फौज को मजीद बेहतर किया। इसमें भारी प्यादा फौज, फेलेंक्स, नेजाबाज, तीर अंदाज और रसद का बेहतरीन निजाम शामिल था। इसकी फौज का मरकज हिटायरोई कंपेनियन कैवलरी यानी शाही रिसाला था, जो दुनिया की बेहतरीन घोड़सवार फौज मानी जाती थी। इसके अलावा इसके पास मुहासरे के जदीद तरीन हथियार और इंजीनियर्स का एक माहिर दस्ता भी था। सिकंदर के पास जो सबसे बड़ा असासा था वो इसके जर्नैल थे। आंटी पीटर जैसा तजर्बाकार सिपाहसालार जो उसका नायब अल सल्तनत मुकर्रर हुआ और यूनान में अमन कायम रखने की जिम्मेदारी निभानी थी। कटेरिस सेलिविक्स और बतलिमूस जैसे नौजवान और बासलाहियत साथी जो आने वाली जंगों में इसके दस्त व बाजू साबित हुए। और सबसे अहम पारमेन्यू जो फिलिप का सबसे बड़ा जर्नैल था और अब सिकंदर का नायब अल आला था। अगरचे इन दोनों के दरमियान उम्र और तजर्बे का फर्क था और बाद में इख्तिलाफात भी हुए, लेकिन इब्तिदाई मुहिम्मात में पारमेन्यू की हिकमत अमली और तजर्बा सिकंदर के लिए बेहद मुफीद साबित हुआ। सिकंदर के उतरते ही इसका सामना फारसी सल्तनत की मकामी अफवाज से हुआ। फारसी हुक्मरान दारा सिवुम डेरियस III ने बजात खुद इब्तिदा में सिकंदर को ज्यादा संजीदा नहीं लिया। इसने अपने मकामी सतरापों, सूबों के गवर्नरों और यूनानी किराए के सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो सिकंदर को रोकें। ये पहला मरका दरियाए ग्रियनिकिस के किनारे 334 कब्ल मसीह के मई या जून में हुआ। फारसी जर्नलों ने एक माहिराना हिकमत अमली अपनाते हुए दरिया के मशरकी किनारे पर ऊंची ढलवान पर अपनी फौज को तैनात किया। उनका मंसूबा यह था कि जब सिकंदर की फौज दरिया अबूर करेगी और ढलवान पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो इसे आसानी से पीछे धकेल देंगे। सिकंदर के सामने एक मुश्किल फैसला था। पारमेन्यू जैसे तजर्बाकार जर्नैल ने मशवरा दिया कि फौरी हमला न किया जाए, बल्कि सब्र से काम लेते हुए किसी और जगह से दरिया अबूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन सिकंदर ने फैसला किया कि पहली ही जंग में दुश्मन को यह पैगाम देना जरूरी है कि वो किसी से खौफजदा नहीं है। इसने अपने दस्तों को फौरी हमले का हुक्म दे दिया। जो मंजर सामने आया वो इंतहाई खूनरेज था। सिकंदर खुद अपने शाही रिसाले की क़ियादत कर रहा था। इसने अपने घोड़े को दरिया में डाल दिया और दुश्मन पर टूट पड़ा। मकदूनिया की घोड़सवार फौज ने दरिया अबूर किया और फारसी सफों पर ऐसे गिरे जैसे बिजली गिरती है। फारसी जर्नैल बहादुरी से लड़े, लेकिन वो सिकंदर की मुनज़्ज़म और बेखौफ फौज का मुकाबला न कर सके। खुद सिकंदर इस जंग में शदीद जख्मी हुआ और एक फारसी सिपाही ने इस पर वार किया, लेकिन इसके दोस्त कुल्लितिस ने बरवक्त हमला करके इसकी जान बचाई। आखिरकार फारसी सफ़ें बखर गईं और उनके कई जर्नैल मारे गए। जो यूनानी किराए के सिपाही फारसी फौज में शामिल थे उन्हें घेर कर कत्ल कर दिया गया, गुलाम बना लिया गया। ग्रियनिकिस की फतह ने अलिफाशाई कूचक मौजूदा तुर्की के दरवाजे सिकंदर के लिए खोल दिए। ये कोई बड़ी जंग नहीं थी जिसमें लाखों फौजें एक दूसरे से टकराई हों, लेकिन इसकी अहमियत बेपनाह थी।
یہ پہلی جنگ تھی جس نے ثابت کر دیا کہ مقدونیہ کی فوج جو اپنے والد نے بنائی تھی کسی بھی فارسی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس فتح کی خبر پورے الفاشائی کوچک میں پھیل گئی اور بہت سے یونانی شہروں نے سکندر کو اپنا نجات دہندہ مان کر ہتھیار ڈال دیے۔ گریانیکس کی فتح کے بعد سکندر کی مہم کا اگلا مرحلہ الفاشائی کوچک کے مغربی اور جنوبی ساحلوں پر قابض ہونا تھا۔ اس کی حکمت عملی واضح تھی، فارسی بحری بیڑے جو بڑی حد تک فونیشیائی شہروں پر مشتمل تھا کو ان کے اڈوں سے محروم کرنا۔ اگر وہ ساحلی شہروں پر قبضہ کر لیتا ہے تو دشمن کا بیڑا سمندر میں بے یار و مددگار رہ جائے گا اور وہ یونان پر حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ سکندر نے سب سے پہلے ساردس کی طرف کوچ کیا جو لیبیا کا دارالحکومت اور فارسی طاقت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال گیا۔ اس کے بعد اس نے ایفسس، میلٹس، مائلیٹس اور ہیلیکارنیسس کی طرف پیش قدمی کی۔ ان میں سے ہیلیکارنیسس کا محاصرہ سب سے مشکل تھا۔ یہ شہر قدرتی طور پر محفوظ تھا اور اس کی فس بے حد مضبوط تھی۔ یہاں فارسی کمانڈر ممنان تھا جو روڈز کا ایک یونانی تھا اور سکندر کا کٹر دشمن۔ ممنون نے شہر کا بے مثال دفاع کیا۔ سکندر کی فوج نے کئی مہینوں تک محاصرہ جاری رکھا اور کئی بار حملے کیے لیکن ممنون نے ہر بار انہیں ناکام بنا دیا۔ آخر کار جب شہر کی فس گرنے لگیں تو ممنون نے شہر کے مرکز کو آگ لگا دی اور اپنی فوج سمیت سمندر کی طرف نکل گیا۔ سکندر نے شہر کو فتح تو کر لیا لیکن یہ اس کی پہلی مہم کی سب سے مشکل اور طویل جنگ تھی۔ اس دوران سکندر نے اپنے جنرل پارمینیو کو فوج کے ایک حصے کے ساتھ فریجیا کے دارالحکومت گورڈیم بھیج دیا جہاں وہ خود بعد میں پہنچا۔ گورڈیم میں اس کی ملاقات ایک مشہور گانٹ گیورڈین ناٹ سے ہوئی جس کے بارے میں پیشین گوئی تھی کہ جو شخص اسے کھولے گا وہ پورے ایشیا کا بادشاہ بنے گا۔ سکندر نے گانٹ کو کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن جب ناکام رہا تو اس نے اپنی تلوار سے اسے کاٹ دیا۔ یہ واقعہ سکندر کی عملی اور فیصلہ کن سوچ کی علامت بن گیا۔ 333 قبل مسیح کے موسم خزاں میں سکندر کی فوج جنوب مشرق کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ بحیرہ روم کے مشرقی کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے خبر ملی کہ فارسی بادشاہ دارا سوم خود ایک بہت بڑی فوج لے کر اس کے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ دارا نے بابل میں ایک زبردست فوج اکٹھی کی تھی جس میں اس کی مشہور امرتا دستے ایموٹس بھی شامل تھے۔ سکندر اور دارا کی فوجیں شام کے ساحلی شہر ایسس کے قریب آمنے سامنے ہوئیں، لیکن جغرافیہ نے یہاں اہم کردار ادا کیا۔ دارا نے سکندر کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں اپنی بڑی فوج کو پہاڑی دروں سے گزار کر سکندر کے پیچھے جا لیا، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ ایک تنگ ساحلی پٹی پر پھنس گیا جہاں اس کی بڑی فوج کی تعداد بیکار ہو گئی۔ سمندر ایک طرف تھا اور پہاڑ دوسری طرف۔ 333 قبل مسیح کے نومبر میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سکندر نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوری حملے کا حکم دیا۔ اس نے اپنی گھوڑسوار فوج کو فارسی فوج کے مرکز پر ڈال دیا جہاں خود دارا سوم موجود تھا۔ مقدونیہ کی فوج نے بجلی کی رفتار سے حملہ کیا۔ فارسی فوج کی بڑی تعداد اور ان کا شان و شوکت ان کے کام نہ آئی۔ وہ اس تنگ میدان میں منظم نہیں ہو سکے۔ دارا سوم جب اپنی فوج کو بکھرتے دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی بھاگنے کی خبر نے فارسی فوج کے حوصلے پست کر دیے اور وہ تتر بتر ہو گئی۔ ایسوس کی جنگ سکندر کی فوجی ذہانت کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اس نے نہ صرف دارا کو بری طرح شکست دی بلکہ اس کا پورا خاندان، اس کی بیوی، ماں اور بچے سکندر کے ہاتھ لگ گئے۔ سکندر نے ان کے ساتھ نہایت احترام سے پیش آیا، یہاں تک کہ انہیں شاہی اعزاز کے ساتھ رکھا۔ اس کا یہ رویہ درباری نہیں تھا بلکہ ایک باریک بین سیاسی چال تھی۔ اس نے فارسی رعایا کو یہ پیغام دیا کہ وہ کوئی وحشی فاتح نہیں بلکہ ایک مہذب اور رحمدل بادشاہ ہے جو ان کے ساتھ انصاف سے پیش آئے گا۔ ایسوس کی فتح کے بعد سکندر نے اپنی اصل حکمت عملی پر عمل جاری رکھا۔
वो दारा का पीछा करने की बजाय दोबारा जनूब की तरफ मुतवज्जे हुआ ताकि साहिली शहरों को फतह करे और फारसी बहरी बेड़े का खात्मा करे। इसने शाम के मशहूर शहर दमिश्क पर कब्जा किया, जहां से फारसी खजाना और शाही साज और सामान इसके हाथ लगा। इसके बाद इसने फोनिकी, मौजूदा लबनान के साहिली शहरों बाबलोस, बिबलास और सैदा साइडन को बगैर किसी मुजाहमत के फतह कर लिया। लेकिन सूर टायर का शहर, जो एक जजीरे पर आबाद था और नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, ने इसके सामने सर नहीं झुकाया। सूर का मुहासरा सिकंदर की फौजी तारीख का एक शानदार बाब है। सूर एक मजबूत कलाबंद शहर था और उसकी समंदर से घिरी हुई थी। सिकंदर के पास ताकतवर बहरी बेड़ा नहीं था। इसने एक गैर मामूली इक़दाम किया। इसने जजीरे को सरजमीन से मिलाने के लिए समंदर में एक पुश्ता मूल तामीर करने का हुक्म दिया। इस पुश्ते के लिए इसने पुराने शहर सूर कदीम के मलबे को इस्तेमाल किया। ये एक इंतहाई मुश्किल और तवील काम था। सूर वालों ने कश्तियों से हमले करके पुश्ते को कई बार तबाह किया, लेकिन सिकंदर ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 7 महीने की तवील मुहासरे और शदीद लड़ाई के बाद 332 कब्ल मसीह के जुलाई या अगस्त में सिकंदर की फौज ने शहर की तोड़ दें और शहर पर कब्जा कर लिया। सिकंदर ने शहर वालों को सख्त सजा दी। हजारों अफराद को कत्ल कर दिया गया और बाकी को गुलाम बना लिया गया। सूर की तबाही ने पूरे मशरिक वस्ता में दहशत की लहर दौड़ा दी और दूसरे शहरों ने हथियार डाल दिए। सिर्फ गाजा ने 2 माह तक मुजाहमत की और फिर इसे भी तबाह कर दिया गया। मिस्र की सरजमीन पर फातेह नजात दहिंदा 332 कब्ल मसीह के आखिर में सिकंदर मिस्र की सरजमीन पर दाखिल हुआ। मिस्र इस वक्त फारिस का एक सूबा था, लेकिन फारसी हुकूमत से मिस्री सख्त नाराज थे। फारसी बादशाहों ने मिस्री मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई थी और उनकी मुकद्दस चीजों की बेहुरमती की थी। इसलिए जब सिकंदर आया, मिस्रियों ने इसे एक नजात दहिंदा के तौर पर खुश आमदीद कहा। फारसी सत्तरब गवर्नर माजिक्कीस ने बगैर किसी मुजाहमत के सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए और इसे 800 टैलेंट का खजाना बतौर तोहफा पेश किया। सिकंदर ने मनफसा मेम्फिस में बाकायदा तौर पर मिस्री तख्त संभाला और देवताओं के लिए कुर्बानियां दी। इसने खास तौर पर मिस्रियों के मुकद्दस बैल एपिस की तज़ीम की, जो फारसी हुक्मरानों के तर्ज अमल के बिल्कुल बरक्स था। मिस्र में क़याम के दौरान सिकंदर ने दरियाए नील के किनारे एक नए शहर की बुनियाद रखी, जो इसका नाम उस्कंदरिया एलेक्जेंड्रिया रखा गया। ये शहर सिर्फ एक फौजी चौकी नहीं था, बल्कि इसका तस्वुर एक अजीम तिजारती और सकाफती मरकज के तौर पर किया गया था। सिकंदर ने खुद इस शहर की हुदूद का तयन किया और उसकी सड़कों और इमारतों की मंसूबाबंदी की। ये शहर बाद में दुनिया का सबसे अहम इल्मी और तिजारती मरकज बनकर उभरा। मिस्र की फतह के बाद सिकंदर ने लीबिया के सहरा में वाक़े सीवा के नखलिस्तान का सफ़र किया, जहां देवता आमून एमन का मशहूर मुकद्दस मकाम था। यह सफ़र इंतहाई मुश्किल था, लेकिन सिकंदर वहां पहुंचा। सीवा के पुजारियों ने इसे ईजूस आमून का बेटा करार दिया। सिकंदर के लिए यह एजाज बहुत अहम था। इसने इसे अपनी उलूहियत के सबूत के तौर पर लिया और अब वो खुद को न सिर्फ मकदूनिया का बादशाह और यूनान का सिपा सालार, बल्कि देवताओं का बेटा भी मानने लगा। नतीजा, एक नई सल्तनत की बुनियाद। जब सिकंदर ने मिस्र में अपने इक़दामात मुकम्मल किए और 331 कब्ल मसीह के मौसम बहार में सूर वापस लूटा, तो इसकी हैसियत सिर्फ मकदूनिया के बादशाह की नहीं रही थी। अब वो एक अजीम अलशान सल्तनत का मालिक था, जिसमें यूनान, अलिफाशाई कूचक शाम, फोनिकी, फलस्तीन और मिस्र शामिल थे। इसने साबित कर दिया था कि वो अपने वालिद के ख्वाब को पूरा कर सकता है और उससे भी आगे जा सकता है। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। दारा सिवम अभी तक जिंदा था और मशरकी सूबों में एक नई फौज जमा कर रहा था। सिकंदर जानता था कि असल फैसला कुन जंग अभी बाकी है। वो फारिस के दिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार था, जहां गाओगामिला के मैदान में तारीख की सबसे बड़ी जंग उसका इंतजार कर रही थी।
331 قبل مسیح के मौसम गर्मा में सिकंदर ने अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और मशरिक़ की तरफ कूच कर दिया। ये इसकी मुहिम का सबसे अहम और फैसला कुन मरहला था जो इसे दुनिया का बादशाह बना देने वाला था।